हेलो बच्चों, विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में पढ़ चुके हैं कि किस तरह के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है और किस तरह के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। और साथ ही हमने दैनिक जीवन में अनेक उदाहरण भी पढ़े, मोम का पिघलना, लोहे में जंग लगना और ऐसे ही अनेक उदाहरणों को हमने देखा कि किस तरह के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है और किस तरह के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। और साथ ही हमने उनमें अंतर भी देखा कि कौन सा परिवर्तन अस्थायी होता है, कौन सा अस्थायी नहीं होता है, कौन सा उत्क्रमणीय परिवर्तन है, कौन सा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होता है। और भौतिक परिवर्तन के उपरांत कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, रासायनिक परिवर्तन के उपरांत एक नया पदार्थ बन जाता है। तो यह सारी बातें क्या अंतर होते हैं दोनों में, भौतिक परिवर्तन में और रासायनिक परिवर्तन में, हम इसको पढ़ चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक जो हमारे इस इकाई से जुड़ा हुआ है, चौथी इकाई से, क्रिस्टलीकरण, उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं और वह प्रक्रिया किस तरह होती है। हमने कक्षा 6 में समुद्र के जल को अपने इस कक्षा के पहले ही हमने यह जाना था कि समुद्र के जल को वाष्पित करके नमक बनाने की जो क्रिया है या गुड़ बनाने की जो क्रिया होती है, गन्ने के रस को गाढ़ा करके, और उसको क्या करते हैं, गुड़ बनाने के बाद उसको हम लंबे समय तक रख लेते हैं, या चीनी बनाने की क्रिया है। ये सारी क्रियाएं देखी होगी। और कुछ ऐसे पदार्थ जो यह क्रिया में हम देखते हैं कि कुछ बड़े साइज के टुकड़े बनते हैं। इन टुकड़ों को क्रिस्टल कहा जाता है जब हम इन तरल पदार्थों को सुखाते हैं या पकाते हैं। और इन तरल पदार्थों को सुखाकर या उबालकर, पकाकर क्रिस्टल प्राप्त करने की क्रिया जो है वह क्रिस्टलीकरण कहलाती है। कहने का मतलब किसी भी विलयन से क्रिस्टल प्राप्त करने की क्रिया, टुकड़े, क्रिस्टल, छोटे छोटे टुकड़े जिन्हें हम क्रिस्टल का नाम देते हैं, क्रिस्टल प्राप्त करने की क्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। सामान्य रूप से हम घरों में देखते हैं जो है वह चीनी उनी, हमारे चीनी, गुड़, ये सारी दैनिक जीवन के उपयोग की चीज़ें हैं। तो यह सारी चीज़ें जो हैं वह क्रिस्टलीकरण के उपरांत ही प्राप्त होती हैं। एक उपयोग प्रयोगशाला में किया जाता है, उसमें हम करते हैं कि उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं, उससे हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं, यह क्रियाकलाप आपकी किताब में दिया गया है। एक बीकर में लगभग 1 कप पानी ले लें। एक बीकर में पानी कितना रहेगा, 1 कप। इसमें कुछ बूंद जो है वह सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल दें। उस पानी में, ये जो 1 कप पानी हमने लिया है उसमें कुछ बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल देते हैं और फिर उस जल को गर्म करते हैं। और जब यह उबलना प्रारंभ कर दे तो उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालते जाएं और चम्मच की सहायता से उसे घोलते रहें। और जब वह घुलना बंद हो जाए तो एक दूसरा बीकर ले लें और वह जो विलयन हमने तैयार किया है उसको फिल्टर पेपर से छान लें। और फिर क्या करें, वह छना हुआ जो पानी है, तरल है, उसको, उस बीकर को हम एक स्थान पर स्थिर रख दें कि हिलने डुलने ना पाए। और यह ध्यान देना है विशेष तौर पे कि वह बिल्कुल हिले डुले नहीं। तो क्या देखते हैं कि कुछ समय या कुछ दिन बाद उसमें हमें कॉपर सल्फेट के छोटे छोटे क्रिस्टल बीकर की तली में दिखाई देने लगते हैं। तो यह क्रिस्टलीकरण की क्रिया होती है। दैनिक जीवन में कुछ क्रिस्टल हमें दिखाई देते हैं, उनके आकृतियों के बारे में जानना होता है। आकृतियाँ किस तरह की होती हैं, जैसे कि ऑक्जेलिक अम्ल सुई की आकृति का होता है, टार्टैरिक अम्ल मकड़ी के जाले की आकृति का होता है, साइट्रिक अम्ल तारे की आकृति का होता है। यह सारे अम्ल, इनकी क्रिस्टल दैनिक जीवन में कहीं न कहीं हमें ज़रूर
उपयोग में हम लाते हैं। और सामान्यतः जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनके क्रिस्टलों की, जो भी रासायनिक पदार्थों के क्रिस्टल होते हैं उनकी एक विशेष आकृति होती है और उस विशेष आकृति के कारण उसे हम उनकी एक विशिष्ट पहचान भी होती है, जो कि हमने अभी पीछे तालिका में देखा कि सुई की आकृति का क्रिस्टल हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वह किस पदार्थ का क्रिस्टल होगा? आर्जेलिक अम्ल का। मकड़ी के जाले की आकृति का क्रिस्टल है तो वह टार्टरिक अम्ल का क्रिस्टल माना जाता है। देखकर हम पहचान लेते हैं क्रिस्टल की आकृति को कि वह किस पदार्थ का क्रिस्टल है। तो आकृति से भी हम क्रिस्टल को पहचान लेते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा पाठ पूरा हुआ। इसका एक रिवीजन देख लिया जाए कि हमने इस पाठ में क्या क्या सीख लिया। पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा था कि भौतिक परिवर्तन पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे आकार, साइज मतलब अवस्था, ठोस, द्रव या गैस, और रंग में परिवर्तन होना जो है वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। मतलब किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। वहीं रासायनिक परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बन जाते हैं और वह उनसे हम पुनः पूर्व का पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस तरह का परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। हमने यह भी देखा कि भौतिक परिवर्तन के उपरांत कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन के उपरांत नया पदार्थ बन जाता है। भौतिक परिवर्तन में जो परिवर्तन होते हैं वह उत्क्रमणीय होते हैं। कहने का मतलब उन्हें फिर से पहली अवस्था में उन पदार्थों को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में जो मूल पदार्थ होता है उन्हें पुनः आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पुनः हम पहले वाला पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ होता है उसकी आणविक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की आणविक संरचना में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब भौतिक परिवर्तन में उसकी जो आणविक संरचना होती है, हर पदार्थ के अणु की एक संरचना जोड़ने की होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की आणविक संरचना में परिवर्तन हो जाता है, जिससे एक नया पदार्थ बन जाता है। फिर हमने पढ़ा क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टल जो है वह पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और इन क्रिस्टलों का आकार वह भी किसी पदार्थ का एक विशिष्ट गुण ही होता है। क्रिस्टल किसी पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे हमें समझना ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमारा यह पाठ पूरा होता है। आज के लेक्चर में हमने देखा कि क्रिस्टलीकरण क्या होता है और यह कैसे प्राप्त किया जाता है क्रिस्टल किसी पदार्थ का। और इसके बाद हमने यह पढ़ा कि इस पाठ का रिवीजन किया कि कौन कौन सी चीज़ें इस पाठ को पढ़ने के बाद हमने सीख ली हैं। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।